बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 पावर 9 इंटू 2x माइनस 3 dx। यहाँ पर देखें फंक्शन के ऊपर पावर आ गई है। जब भी किसी फंक्शन के ऊपर पावर आएगी तो हमने ये देखना है कि साथ उसका डेरिवेटिव पूरा होता है या नहीं, तो हम पावर में ऊपर और नीचे एक प्लस कर देते हैं, सेम इंटीग्रल x पावर n के फार्मूले की तरह। जैसे ये देखें हमारे पास इंटीग्रल x पावर n dx, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हम x की पावर में इधर भी एक प्लस कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी एक प्लस कर देते हैं। अब x एक्चुअली में क्या है, एक फंक्शन है, और साथ अगर आप 4 करें तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव 1 एग्जिस्ट करता है जो कि हम नहीं लिखते, तो हम इसकी पावर में ऊपर और नीचे एक प्लस करते हैं। सेम इसी तरह x की जगह जब कोई वैल्यू लिखी होगी, कोई फंक्शन लिखा होगा, कोई फंक्शन f को मैं f ऑफ x कह देती हूँ और उसके ऊपर पावर होगी n, तो साथ अगर हमारे पास इसका डेरिवेटिव पूरा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर में सेम इसी तरह से वो पूरा फंक्शन लिख के उसकी पावर में हम एक प्लस कर देंगे, ऊपर भी और नीचे डिनोमिनेटर में भी। ये रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। अब यहाँ से देखें इसके सोल्यूशन में 10 कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम इंटीग्रल साइन से बाहर ले लेते हैं, इज इक्वल टू 10 इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, इसके ऊपर पावर है हमारे पास 9 और साथ हमारे पास क्या आ रहा है 2x माइनस 3। ब्रैकेट में जो वैल्यू है जिसके ऊपर पावर 9 है, अब इस पूरी वैल्यू का अब हम यहाँ पर देखेंगे साथ डेरिवेटिव पूरा हो रहा है या नहीं। ये हमारे पास फंक्शन है, ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है f ऑफ x, फंक्शन कह लें या f ऑफ x कह लें, और इसके ऊपर पावर देखें सेम इस वे से n की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। साथ अब हमने देखना है कि इसका डेरिवेटिव पूरा होता है या नहीं होता। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, इसका डेरिवेटिव हमारे पास आता है पावर पहले 2x, यहाँ पर मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव ले रही हूँ। इंटीग्रेशन के लिए आपकी डिफरेंशिएशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। 2x2 माइनस 1 माइनस 3x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है 1, और 4 का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाता है 0, क्योंकि 4 क्या है हमारे पास एक कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 2x माइनस 3। तो इस फंक्शन का देखें, इस फंक्शन का एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 का डेरिवेटिव 2x माइनस 3 है, जो यहाँ पर हमारे पास पूरा हो रहा है। तो यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये वाला फार्मूला हमारे पास अप्लाई हो जाएगा कि फंक्शन के ऊपर पावर और साथ उसका डेरिवेटिव पूरा हो गया। ये देखें यहाँ पर फंक्शन के ऊपर पावर और साथ ये इसका क्या है हमारे पास डेरिवेटिव है, और ये देखें फंक्शन है और उसके ऊपर पावर आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की पावर में यानी जो पावर 9 है इसमें हम ऊपर और नीचे एक प्लस कर देंगे और इंटीग्रल साइन क्या हो जाएगा हमारे पास हट जाएगा। तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, इसकी पावर 9 में हमने ऊपर भी एक प्लस कर दिया और डिनोमिनेटर में भी हमने क्या किया है एक प्लस कर दिया है, 9 प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, इसके ऊपर भी पावर 10 हो जाएगी और इधर डिनोमिनेटर में भी हमारे पास पावर क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। ये 10 इस 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी जो वैल्यू है हमारे पास इसका क्या बन जाएगी, आंसर बन जाएगी। इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, इसके ऊपर पावर क्या आ गई हमारे पास 10। बहुत से टीचर इसको इस साइड पे नीट वर्क में भी कर देते हैं, यानी ये f ऑफ x लिखेंगे, फिर ये उसका डेरिवेटिव लिखेंगे, ये यहाँ पर क्या लिखेंगे f ऑफ x लिख देंगे, फिर ये उसका क्या है डेरिवेटिव लिख देंगे और उसके बाद उसकी पावर में इधर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में एक प्लस करेंगे। लेकिन मैं ये सारा प्रोसेस रफ में करवा देती हूँ, आपका सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फार्मूला क्या लग रहा है, कैसे अप्लाई हो रहा है, और आप इस साइड पे नीट सोल्यूशन में बस यही वाला सोल्यूशन कर दें, सो दैट्स इनफ। दोबारा देख लें, ये हमारे पास पूरा फंक्शन था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, इसका डेरिवेटिव हमारे पास बनता है 2x माइनस 3, ये डेरिवेटिव पूरा हो गया।
तो हमने इस पूरे फंक्शन की पावर में ऊपर और नीचे एक प्लस कर दिया। 9 + 1 10, ये 10 से कैंसिल होके बाकी हमारे पास इसका क्या है, आंसर आ गया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखा। जब भी इंटीग्रेशन का साइन हटता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है +c। जब भी आप इंटीग्रल साइन हटाएंगे तो यहाँ पर एक +c आएगा, इसको हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। ये अपने पहले क्वेश्चंस में भी मैंने एक्सप्लेन किया है और जहां पर फार्मूलाज एक्सप्लेन किए हैं वहां पर भी इसको क्लियर किया है कि ये c क्या चीज है, क्यों हम ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये आंसर में भी +c होगा। हर क्वेश्चन में आपने साथ +c लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड इंटीग्रल x4 secant square x5 dx। अब यहाँ पर हमें पता है कि इंटीग्रल secant square x का एग्जिस्ट करता है, यानी इंटीग्रल secant square x मींस कोई भी वेरिएबल हो सकता है। इंटीग्रल secant square x इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल होता है, tan x के। तो यहाँ पर अगर हमारे पास इस x5 की जगह कोई भी और वेरिएबल हो जाए, x, t कुछ भी, तो हम उसका इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं, यानी हम लेट पुट करेंगे यहाँ पर या खुद से सपोज करेंगे पुट x5, या लेट का वर्ड भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। x5 फर्ज करें हम ले लेते हैं t के इक्वल, उसको दोनों साइड पे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशियल लेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर पहले 5x 5 - 1, पावर रूल लगेगा x पावर n वाला, तो x का डिफरेंशियल dx और t का डिफरेंशियल हमारे पास क्या आ जाएगा, dt। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x4 dx इज इक्वल टू dt। यहां से x4 dx हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 1/5 dt। 5 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे हमारे पास जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे। इंटीग्रल secant square, इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, secant square x5 और फिर हम लिखेंगे x4 dx। ये सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो x4 मैंने dx के साथ लिख दिया। अब यहां से देखें x4 dx, ये x4 dx हमारे पास आता है 1/5 dt के, और x5 हमारे पास किसके इक्वल आता है, t के। ये वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल secant square x5 की जगह हम लिखेंगे t और x4 dx की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/5 dt इज इक्वल टू, कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाता है, तो ये 1/5 हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन के साइन से हम इसको बाहर ले आएंगे। डेरिवेटिव्स में और इंटीग्रेशन में अगर किसी भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आता है तो वो हमेशा डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाता है। पीछे बच गया हमारे पास secant square t dt। तो ये देखें secant square t dt सेम ऐसे ही है जैसे लिखा हो secant square x dx। यहाँ x की जगह हमारे पास क्या बन जाता है, वेरिएबल secant square t dt। तो इसका हमारे पास इंटीग्रल क्या आ जाएगा, tan t। तो आंसर हमारे पास इसका क्या आ गया, 1/5 tan t। हमारा क्वेश्चन वेरिएबल x में दिया गया था, तो t की वैल्यू हम यहां से वापस पुट कर देंगे। t हमारे पास है x पावर 5, तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/5 tan x5। यानी पहले हमने उसको वेरिएबल t में कन्वर्ट किया और सॉल्व करने के बाद दोबारा t की वैल्यू बैक पुट कर देंगे। जब भी ये इंटीग्रेशन साइन हटता है तो इस आंसर के साथ हमेशा एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखते हैं, +c। तो यहां से ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर बन जाता है। इस क्वेश्चन को भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। e के ऊपर जो पावर है, ये पावर x3, इसको हम किसी भी वेरिएबल के इक्वल रखेंगे, इनपुट करेंगे x3 इज इक्वल टू t y, जो भी आप रखना चाहें। तो यहाँ पर हम सपोज करते हैं, पुट करते हैं x3 इज इक्वल टू t।
डिफरेंशियल लेंगे दोनों साइड पे तो 3x 3 माइनस 1, x का डिफरेंशियल dx और t का हमारे पास क्या आ जाएगा dt। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt और x स्क्वायर dx हमारे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर dx हमारे पास आ जाएगा 1/3 dt। 3 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यूज हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 6 इंटेग्रल, इसको थोड़ा सा अरेंज भी कर लेते हैं। सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप जिस वैल्यू को मर्जी पहले लिख सकते हैं। हम लिखते हैं e पावर x क्यूब और साथ लिखते हैं x स्क्वायर dx। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। x क्यूब की वैल्यू है t यहाँ से और x स्क्वायर dx की वैल्यू है 1/3 dt। ये दो वैल्यूज अब हम इस क्वेश्चन में पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 6 इंटेग्रल e पावर x क्यूब की जगह ये वाला t हमने पुट कर दिया, दिस वन t, और जो पीछे बच रहा है x के dx इसकी जगह हमारे पास क्या आ गया 1/3 dt। यहाँ से 1/3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा 6 इंटू 1/3 और अंदर हमारे पास क्या आ गया, इंटेग्रल साइन के अंदर e पावर t dt। ये 6 और 3 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 2 और हमें पता है कि इंटेग्रल e पावर x dx इक्वल होता है e पावर x के। तो यहाँ x की जगह अगर t होगा तो e पावर t dt हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, e पावर t के ही इक्वल, यानी इंटेग्रल साइन हटेगा तो ये हमारे पास बन जाएगा e पावर t। तो ये हमारे पास आ गया 2 e पावर t प्लस c हमारे पास यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो t की वैल्यू दोबारा हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन हमारा वेरिएबल x में ही है। तो 2 e पावर x क्यूब प्लस c, ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल साइन इनवर्स ऑफ x ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, इसको हम ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन इनवर्स ऑफ x और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसको यहाँ अलग करके लिख देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट dx। देखिए मल्टीप्लाई होके ये साइन इनवर्स ऑफ x जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन इनवर्स ऑफ x ही देगा ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी ऊपर वाली वैल्यू ही आ जाती है। सिर्फ इसको लिखने का थोड़ा सा फॉर्मेट या स्टाइल चेंज किया है, अदरवाइज क्वेश्चन ये ओरिजिनल ही है। अब यहाँ पर हमने कौन सा रूल अप्लाई करना है, देखिए हमारे पास ये रूल है कि अगर कोई फंक्शन हो और उसके ऊपर कोई पावर हो और साथ उसका डेरिवेटिव पूरा हो जाए तो हम क्या करते हैं, उस फंक्शन की पावर में ऊपर भी एक प्लस कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी एक प्लस कर देते हैं। एफ ऑफ एक्स फंक्शन को शो कर रहा है। आप इस फार्मूले को सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फंक्शन पावर n और साथ उसका क्या है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन पूरा हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, उस फंक्शन की पावर में ऊपर भी एक प्लस कर देंगे, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ x, इसके ऊपर पावर 1 है जो हम नहीं लिखते और साथ देखें डेरिवेटिव साइन इनवर्स ऑफ x का हमारे पास क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। क्वेश्चन बहुत आसान है, एक या दो स्टेप्स में कंप्लीट हो जाता है। ये सारा मैं आपको क्लियर करने के लिए इसको कर रही हूँ। डेरिवेटिव साइन इनवर्स ऑफ x हमारे पास होता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब ये देखें ये जो फंक्शन है साइन इनवर्स ऑफ x, ये उसका साथ डेरिवेटिव पूरा हो गया। इस तरह के क्वेश्चन काफी सारे मैंने आपको पहले भी करवाए हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या हो गया, ये रूल फॉलो हो गया कि फंक्शन और साथ उसका डेरिवेटिव पूरा हो रहा है तो हम इसकी वैल्यू में न्यूमिनेटर में भी एक प्लस कर देंगे इसकी पावर में और डिनोमिनेटर में भी एक प्लस कर देंगे। साइन इनवर्स ऑफ x, अब इसकी पावर में हमने क्या किया है 1 में ऊपर भी प्लस कर दिया 1 और डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस कर दिया। बस ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया है।
तो ये आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स 1 + 1 क्या हो जाता है 2/2। यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगता है +c, ये लगा दें तो बेस्ट है, लगाना चाहिए। बहुत से क्वेश्चंस में मैंने ये यूज नहीं किया, लेकिन स्टार्ट में जब इंटीग्रेशन का लेसन स्टार्ट किया था मैंने, तो आपको बताया था कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन उसमें साथ लगता है। तो ये इसका हमारे पास आंसर हो गया। यानी ये फंक्शन है साइन इनवर्स ऑफ एक्स और साथ उसका डेरिवेटिव पूरा हो रहा है, तो इसकी पावर में हमने ऊपर और नीचे एक प्लस कर दिया। फाइंड इंटीग्रल cos नेचुरल लॉग ऑफ x बाय x dx। यहाँ पर भी हम इसकी सब्स्टिट्यूशन करेंगे। जो cos के साथ वैल्यू लिखी हुई है नेचुरल लॉग ऑफ x, उसको हम किसी वेरिएबल के इक्वल रख लेते हैं। तो पुट नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू t। जब हम इसका डिफरेंशियल लेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1/x dx इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास dt। अब ये वैल्यूज इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास cos नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x dx। यहाँ पर जो ओवर x dx है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास डिवाइड हो रही है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, cos नेचुरल लॉग ऑफ x, जो वैल्यू डिवाइड हो रही है उसको हम ऐसे लिख देते हैं 1/x इंटू dx। cos नेचुरल लॉग ऑफ x 1/x से मल्टीप्लाई होके cos नेचुरल लॉग ऑफ x बाय x ही दे देगा। तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ उसको लिखने का मेथड थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, cos इस नेचुरल लॉग ऑफ x की जगह, इस नेचुरल लॉग ऑफ x की जगह हम t पुट करेंगे। यानी यहाँ पर ये जो नेचुरल लॉग ऑफ x आ रहा है यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, t। और ये जो हमारे पास आ रहा है 1/x dx, यहाँ से देखें ये 1/x dx हमारे पास dt है, तो हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, dt। अब देखिए सेम वेरिएबल में हो गए। इंटीग्रल cos x dx हमारे पास sin x होता है, तो इंटीग्रल cos t dt हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, sin t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। देखिए फार्मूला है हमारे पास कि इंटीग्रल cos x dx इज इक्वल टू होता है हमारे पास sin x के इक्वल। तो यहाँ पर जब वेरिएबल चेंज होगा cos t dt होगा तो ये sin t आ जाएगा। अब t की वैल्यू अगेन हम पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन वेरिएबल x में है, तो ये t की वैल्यू है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ x। तो साइन हमारे पास क्या आ जाएगा, t की जगह हम पुट कर देंगे नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो है हमारे पास कि अगर फ्रैक्शन फॉर्म में कोई वैल्यू दी जाए, न्यूमरेटर में भी कोई फंक्शन हो और डिनोमिनेटर में भी कोई फंक्शन हो, तो जो डिनोमिनेटर में फंक्शन होता है, ये डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है, अगर इसका ऊपर डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x डेरिवेटिव को शो कर रहा है, पूरा हो जाए, तो हम इसको किसके इक्वल ले आते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ x के इक्वल ले आते हैं। यहाँ पर हम यही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब डिनोमिनेटर में यहाँ पर इस जगह पे जो हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है x² माइनस 2x प्लस 3। इसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं यानी f प्राइम ऑफ x, डेरिवेटिव जब हम लेंगे f प्राइम ऑफ x, ये हमारे पास f ऑफ x है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x पावर 2 माइनस 1 माइनस 2x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का 0। यानी हमारे पास क्या वैल्यू बन जाती है, ये हमारे पास वैल्यू बन जाती है 2x माइनस 2। न्यूमिनेटर में हमारे पास लिखा हुआ x माइनस 1, यहाँ 2x माइनस 2 लाने के लिए इसके साथ 2 की कमी है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू 2 से हमने इस फंक्शन को क्या किया है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है, x माइनस 1 ओवर x² माइनस 2x प्लस 3। अब ये जो ऊपर वाला 2 है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाहर रह जाएगा 1/2 और अंदर आ गया हमारे पास 2x माइनस 2 ओवर x² माइनस 2x प्लस 3
dx। अब ये देखिए ये जो फंक्शन है हमारे पास दिस वन f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव बनता है 2x माइनस 2 जो कि हमारे पास यहाँ ऊपर पूरा हो रहा है। तो इस फार्मूले से जब फंक्शन की वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर पूरा हो जाए न्यूमरेटर में तो हम उसको नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन लिख देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन ये वाला है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। बस ये हमारे पास फंक्शन आ गया और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारे पास इसका क्या है आंसर बन जाएगा। हमने यहाँ पर सिंपल क्या किया है कि ये देखें ये जो फंक्शन था डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव बनता है 2x माइनस 2 जो यहाँ पर हमने पूरा करने के लिए इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। इस 2 को फिर हमने x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x माइनस 2 यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू का ऊपर न्यूमरेटर में डेरिवेटिव पूरा हो गया। तो हम इस फार्मूले से कि डिनोमिनेटर में फंक्शन और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव पूरा हो जाए तो हम उसको नेचुरल लॉग ऑफ पूरा फंक्शन लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 प्लस c, यानी डिनोमिनेटर के फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव पूरा हो जाए तो उसको हम नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। ये राइट साइड पे सारा रफ वर्क है, ये इसलिए किया गया है ताकि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। यहाँ पे बाय मिस्टेक इस फार्मूला में नेचुरल लॉग ऑफ x लिखा गया है जबकि यहाँ नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x होता है, क्योंकि जब फंक्शन डिनोमिनेटर में ऊपर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे तो नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन आता है, नेचुरल लॉग ऑफ x नहीं आता। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल कोटेंजेंट स्क्वायर x dx। यहाँ पर अब हम इसको ऐसी वैल्यूज में कन्वर्ट करेंगे जिसका इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, 3 फंडामेंटल आइडेंटिटी में से ये एक आइडेंटिटी में लिख रही हूँ कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। यहाँ से कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 उस साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये आइडेंटिटीज आपने ट्रिग्नोमेट्री में पार्ट 1 में की हुई हैं। ये वैल्यू अब हम यहाँ पर पुट करेंगे। इंटीग्रल कॉट स्क्वायर एक्स dx की जगह हम लिखेंगे इंटीग्रल कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब ये हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रल है, इंटीग्रल कोसेकेंट स्क्वायर एक्स dx, और माइनस 1 का भी इंटीग्रल है 1 dx। तो कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हमारे पास होता है माइनस कॉट एक्स। ये सारे फार्मूले आपको आने चाहिए। ये अलग से भी मैंने वीडियो बनाई है और हर क्वेश्चन के साथ भी मैं फार्मूला लिख देती हूँ। इंटीग्रल कोसेकेंट स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू होता है हमारे पास माइनस कॉट एक्स, और 1 का इंटीग्रल हमारे पास होता है x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये हमारे पास इसका क्या है आंसर आ जाएगा। ये राइट साइड पे आपका रफ वर्क है जिसमें मैंने वो फार्मूलाज लिखे हैं जो इस क्वेश्चन में अप्लाई हो रहे हैं। यानी सबसे पहले आपने क्या किया है, कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स को लिखा है कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 इस फार्मूला से, और फिर कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है हमारे पास माइनस कॉट एक्स और 1 का इंटीग्रल होता है x प्लस c। आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हो जाता है और डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके भी हो जाता है। पहले मैं आपको इसको डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर देती हूँ। बेस्ट यही है कि आप इसी मेथड से सॉल्व कर लें, लेकिन साथ में इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर दूंगी। तो यहाँ पर हमारे पास है इंटीग्रल 2 सेकेंड 2x लिखा हुआ। 2 हमारे पास क्या है कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन साइन से क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। 2 इंटीग्रल सेकेंड 2x dx। हमें पता है कि नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड ax, मैं यहाँ पर डायरेक्ट सेकेंड ax का फार्मूला लिख रही हूँ, x का फार्मूला नहीं लिख रही। नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड ax हमारे पास होता है 1/a नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड ax प्लस 10ax। a हमारे पास यहाँ कांस्टेंट को शो करता है, यानी x के साथ अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी तो वो फ्रैक्शन में आ जाएगी हमारे पास। ये इधर नीचे ये देखें यहाँ पर फ्रैक्शन में आ जाएगी।
तो इस फार्मूले से हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखें सेकेंड ax की जगह हमारे पास लिखा हुआ है 2, a की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है 2x। तो इस फार्मूले को जब हम अप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 2 और इंटीग्रल सेकेंड 2x dx हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड 2x। ax की जगह हमारे पास क्या है 2x यानी कांस्टेंट टर्म है, प्लस 10 2x। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। साथ आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस c लिखते हैं। यहाँ पर ये देखें 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास इसका क्या है आंसर बन जाएगा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड 2x प्लस 10 2x प्लस c। ये हमारे पास क्या है इसका आंसर बन जाएगा। सेकेंड x वाला फार्मूला ही हमने अप्लाई किया है। यहाँ पर देखें अगर सेकेंड x हो तो आता है नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड x प्लस 10x, लेकिन अगर सेकेंड ax हो तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड ax प्लस 10ax। ये वाला फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया तो सेकेंड 2x का इंटीग्रल आ गया 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड 2x प्लस 10 2x। 2 इस 2 से कैंसिल हो गया और बाकी हमारे पास इसका आंसर बन गया। अब इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। हमें पता है कि इंटीग्रल सेकेंड x हमारे पास होता है नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड x 10x के इक्वल। सेकेंड x का इंटीग्रल होता है हमारे पास इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड x प्लस 10x। तो यहाँ पर x की जगह हमारे पास 2x लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं कि 2x को लेट t के इक्वल रख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे पुट 2x इज इक्वल टू t। तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2 बाहर रह जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 साथ dx और t का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा dt। तो ये हमारे पास क्या आ गया 2dx इज इक्वल टू dt। क्वेश्चन है हमारे पास 2 सेकेंड 2x dx, सेकेंड 2x dx। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं कि इंटीग्रल सेकेंड 2x इज इक्वल टू इंटीग्रल सेकेंड 2x अलग लिख लेते हैं जैसे हमने पहले सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस में किया है, और साथ 2dx अलग लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास सेकेंड 2x की जगह पर हम ये t पुट करेंगे t, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सेकेंड 2x की जगह आ जाएगा t और 2dx। ये देखें 2dx हमारे पास क्या दे रहा है dt, साथ आ जाएगा हमारे पास dt। अब ये इस फार्मूला के मुताबिक हो गया है कि इंटीग्रल सेकेंड x की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है t dt। तो ये हमारे पास बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड t प्लस 10t इज इक्वल टू आ जाएगा इसका सॉल्यूशन हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड t प्लस 10t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब t की वैल्यू हमने बैक में पुट करनी है। t हमारे पास किसके इक्वल है 2x के इक्वल, तो यहाँ से ये हमारे पास क्या आ जाएगा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड 2x प्लस 10 2x प्लस c। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। फाइंड इंटीग्रल साइन 9x cos x dx। यहाँ पर अब हमारे पास क्या फार्मूला लगेगा कि साइन के ऊपर देखें पावर आ रही है और साथ है cos x लिखा हुआ, तो फंक्शन के ऊपर जब पावर हो तो हम देखते हैं कि साथ क्या जो वैल्यू है वो इसका डेरिवेटिव बनती है या नहीं बनती। अगर नहीं बनती तो हम कोशिश करते हैं कि साथ डेरिवेटिव बन जाए, तो हम उसकी पावर में ऊपर भी एक प्लस कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी एक प्लस कर देते हैं। तो रूल है हमारे पास कि अगर फंक्शन के ऊपर कोई पावर हो, फंक्शन के ऊपर हमारे पास कोई भी पावर हो और साथ उसका डेरिवेटिव पूरा हो रहा हो, तो हम क्या करते हैं उसकी पावर में एक प्लस कर देते हैं, यानी f ऑफ x पावर n+1 और डिनोमिनेटर में भी एक प्लस कर देते हैं। हमारे पास साइन x है और साइन का डेरिवेटिव हमें पता है cos x, यानी फंक्शन का साथ डेरिवेटिव पूरा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हमें कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, फंक्शन का साथ डेरिवेटिव पूरा हो रहा है। ये देखें हमारे पास क्या लिखा हुआ है साइन पावर 9x, साइन की पावर है हमारे पास
9x और साथ लिखा हुआ है हमारे पास cos x। अब साइन का डेरिवेटिव cos पूरा हो जाता है तो हम क्या करेंगे, इसको इज इक्वल टू साइन की पावर में बस हमने यहाँ एक प्लस कर देना है और इधर भी एक प्लस कर देना है और साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमारे पास आंसर क्या बन जाता है, साइन 10x ओवर 10 प्लस c। ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर बन जाता है। क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रल कोसेकेंट स्क्वायर x इंटू कॉट x के रूट dx। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोटेंजेंट x को पहले लिख लेते हैं क्योंकि दोनों रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो जिस ऑर्डर में मर्जी लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोटेंजेंट x का स्क्वायर रूट इंटू कोसेकेंट स्क्वायर x dx। अब स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1/2। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं कॉट x की पावर 1/2, स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/2, साथ हम लिखते हैं कोसेकेंट स्क्वायर x dx। अभी हमने किस लिए लिखा है, क्योंकि दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों के ऊपर पावर भी आ रही है, तो हमने देखना है कि कौन सी रकम किसका डेरिवेटिव बनती है। हमारे पास रूल क्या लग जाएगा कि फंक्शन के ऊपर अगर पावर हो और साथ उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे तो हम उसकी पावर में एक प्लस कर देते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी पावर में एक प्लस कर देते हैं ओवर n+1। कोटेंजेंट x किस लिए पहले लिखा था, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट x हमारे पास माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x होता है। डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट x कॉट x हमारे पास होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। तो इट मींस कोटेंजेंट x का साथ डेरिवेटिव पूरा हो रहा है, सिर्फ एक माइनस साइन की कमी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस अप्लाई करेंगे, एक माइनस इधर बाहर अप्लाई कर देते हैं, कॉट x पावर 1/2 और एक माइनस अंदर कोसेकेंट स्क्वायर x के साथ, और ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, ओरिजिनल वैल्यू ही हमारे पास रह जाती है। ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाते हैं। फंक्शन का साथ डेरिवेटिव पूरा हो गया, कोटेंजेंट x का साथ डेरिवेटिव पूरा हो गया, तो ये रूल हमारे पास अप्लाई हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, कोटेंजेंट x की पावर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक प्लस कर देंगे, इज इक्वल टू माइनस कॉट x पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1, क्योंकि साथ उसका डेरिवेटिव पूरा हो रहा है, साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 1/2 प्लस 1 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 3/2। तो कॉट x की पावर हो गई हमारे पास 3/2 प्लस c, और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या आ जाता है 3/2। ये हमारे पास मजीद कैसे लिखा जाएगा, इज इक्वल टू -2/3, 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। फ्रैक्शनल वैल्यू को हम इस फॉर्म में लिख देंगे, कॉट x पावर 3/2 प्लस c। ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर बन जाएगा। 1/2 प्लस 1 का देखें एलसीएम कैसे आता है, 2 यहाँ पर आ गया, फिर 2 को इस 2 पे डिवाइड करें, आंसर 1, 1 1 जार 1 और प्लस 2 1 जार 2, तो ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 3/2 आ जाएगा। इन क्वेश्चंस में ज्यादातर सब्स्टिट्यूशन या रूल 1 और रूल 2 लग रहे हैं, यानी फंक्शन की पावर हो और साथ उसका डेरिवेटिव पूरा हो जाए, या डिनोमिनेटर में फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव पूरा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 है इंटीग्रल e पावर x sin x प्लस cos x। यहाँ पर e पावर x ब्रैकेट में दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू इंटीग्रल e पावर x sin x, यानी अंदर sin x से भी मल्टीप्लाई होगा और अंदर cos x से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ब्रैकेट में sin x और cos x दोनों से बाहर वाले e पावर x को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, e पावर x cos x dx। अब ये 2 टर्म्स है हमारे पास प्लस साइन के साथ, तो इनका इंटीग्रल अलग अलग होगा। डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन में जितनी भी टर्म्स होती हैं हर एक का डेरिवेटिव या इंटीग्रल अलग अलग हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, e पावर x sin x, इसका इंटीग्रल हम अलग कर लेंगे, और जो e पावर x cos x है उसका इंटीग्रल अलग कर लेंगे, प्लस इंटीग्रल e पावर x cos x dx।
अब यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है उसको हमने ऐसे ही लिख देना है, इंटीग्रल e पावर x sin x। इन दोनों में से कोई सी भी एक वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। दोनों टर्म्स को एट अ टाइम हम सॉल्व नहीं करेंगे। प्लस अब ये जो वैल्यू है इंटीग्रल e पावर x cos x, यहाँ पर देखें टू टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक e पावर x और दूसरी cos x। तो हमारे पास यहाँ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स वाला फार्मूला लगेगा, यानी इंटीग्रल u v dx। यहाँ पर आप u v या f g भी लिख सकते हैं, u और v यहाँ पर x के फंक्शन है। तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, हमारे पास पहला फंक्शन जो u है उसको हम ऐसे ही लिख देंगे, इंटीग्रल हम ले लेंगे v का और माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन का। फर्स्ट क्या है u का डेरिवेटिव लेंगे इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड यानी v dx, और फिर इस पूरे का हम क्या लेंगे, इंटीग्रल ले लेंगे। u और v आप फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन भी कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें जो u है हमारे पास, u वो हमने लिया e पावर x और जो v है वो हमने लिया है cos x। तो इस फार्मूले को अब इन टू वैल्यूज पे हम अप्लाई करते हैं, यानी फर्स्ट फंक्शन u हमारे पास e पावर x और सेकेंड फंक्शन जो हमारे पास है वो cos x है। देखें इसको अब हम अप्लाई करते हैं फर्स्ट एज इट इज, यानी e पावर x। यहाँ पर देखें u को ऐसे रहने देना है, इट मींस e पावर x को हमने ऐसे ही रहने देना है। फिर इंटीग्रल v का यानी इंटीग्रल cos x, उसके बाद फार्मूले का माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव u की जगह हमने क्या लिखा हुआ है, e पावर x। तो डेरिवेटिव हमने किसका ले लेना है, e पावर x का। और उसके बाद है इंटीग्रल v यानी इंटीग्रल cos x, और इस पूरे का फिर हमने क्या लेना है, इंटीग्रल ले लेना है। आप इसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन रख के भी जहन में फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा देखें हमने यहाँ क्या किया है, इंटीग्रल u फर्स्ट फंक्शन v सेकंड फंक्शन। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो u को हम ऐसे ही रहने देते हैं, यानी फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रल ऑफ सेकंड यानी इंटीग्रल ऑफ v, फिर माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रल ऑफ v। आप इसको ऐसे भी जहन में रख सकते हैं कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन में फर्स्ट को हम ऐसे ही रहने देंगे, यानी पहली वैल्यू ऐसे ही रहने देंगे, दूसरी का इंटीग्रल ले लेंगे माइनस फिर इंटीग्रल फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव लेंगे और फिर यहाँ सेकंड वाले का इंटीग्रल ले लेंगे। इस तरह से हमने इस फार्मूले को यहाँ अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रल e पावर x साइन x प्लस e पावर x इंटीग्रल cos x हमारे पास क्या आ जाता है, sin x। cos x का इंटीग्रल होता है हमारे पास sin x माइनस इंटीग्रल e पावर x का डेरिवेटिव हमारे पास e पावर x ही होता है, और cos x का इंटीग्रल हमारे पास क्या आ जाता है, sin x, और साथ हमारे पास क्या आ गया, dx। अब देखें ये जो फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास दिस e पावर x sin x और ये e पावर x sin x, ये दोनों सेम है और माइनस साइन के साथ आई तो हम इन्हें क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ये एक दूसरे के साथ क्या हो गई, कैंसिल। इसलिए फर्स्ट टर्म को हमने ओपन नहीं किया था, इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है। आप बेशक फर्स्ट को इस फार्मूले से ओपन कर लें और सेकंड वाली ऐसे रहने दें, तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास पीछे क्या वैल्यू बच जाती है, हमारे पास बच जाता है e पावर x साइन x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप यहाँ भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने इसको इंटीग्रेट कर लिया है, तो ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर बन जाएगा। यहाँ पर देखें हमने e पावर x को दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, इसका इंटीग्रल अलग ले लिया और इसका इंटीग्रल अलग। पहली वैल्यू को हमने ऐसे ही रहने दिया, इंटीग्रल e पावर x sin x प्लस इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट किया है। पहला फंक्शन यानी फर्स्ट फंक्शन e पावर x ऐसे ही रहने दिया, इंटीग्रल ऑफ सेकंड इंटीग्रल ऑफ cos x, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रल ऑफ सेकंड। तो ये हमारे पास जो वैल्यूज आ गई इसमें e पावर x sin x दोनों तरफ कैंसिल हो गया और ये पीछे जो वैल्यू बच गई ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है इंटीग्रल cos x और sin x का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ये sin x का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2, यानी जब स्क्वायर रूट का साइन हम हटाएंगे तो इसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/2। sin x की पावर हो जाएगी 1/2।
इस पूरे फंक्शन को जब हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, ऊपर शिफ्ट करेंगे, तो ये हमारे पास पावर का साइन हमेशा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी साइन x की पावर 1/2 है, तो न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगी, -1/2, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, cos x। अब हमने क्या करना है, इसकी पावर में न्यूमरेटर में भी एक प्लस कर देना है, डिनोमिनेटर में भी एक प्लस। क्यों? क्योंकि साइन x का साथ डेरिवेटिव पूरा हो रहा है फंक्शन, और साथ उसका डेरिवेटिव हमारे पास पूरा हो रहा है, तो हम इसकी पावर में प्लस कर देंगे n+1 ओवर n+1। कैसे? ये साइन x है और इसका साथ डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो रहा है, cos x पूरा हो रहा है। तो हम इसका इंटीग्रल कैसे लेंगे, तो हम इसका इंटीग्रल ऐसे लेंगे, साइन x पावर क्या है हमारे पास, -1/2, इसमें हमने क्या करना है, 1 प्लस कर देना है, और डिनोमिनेटर में भी इसी पावर में यानी -1/2 में हमने 1 प्लस कर देना है, और प्लस साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब -1/2 + 1 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास 1/2 आ जाता है। यहाँ पर फार्मूला में फंक्शन के ऊपर n आता है, यानी फंक्शन के ऊपर n होगा तो हम इधर उसकी पावर में +1 और डिनोमिनेटर में प्लस करेंगे। अगर आपको एलसीएम लेने में कोई इशू आता है तो आप ये वैल्यू कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इन कैलकुलेटर से आप -1/2 लिखें, फ्रैक्शन का एक बटन होता है उसको प्रेस करें, ये अपनी कुछ वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन भी किया है, या जो लेटेस्ट कैलकुलेटर्स आ रहे हैं वहां तो 1/2 भी लिखेंगे तो वैल्यू आ जाती है। -1/2 लिखें, +1 करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये जो डिनोमिनेटर में 1/2 है, ये ऊपर जाके 2/1 हो जाएगा, और साइन x के ऊपर जो 1/2 लिखा हुआ है उसको आप स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंटीग्रल साइन स्क्वायर x ओवर cos 4x dx। इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में आपका cos 4x लिखा है, cos 4x को हम ऐसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। जैसे आप x4 को लिखते हैं x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, की पावर 4 हो और आप उसको लिख सकते हैं x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर, ऐड होके x की पावर 4 देगा। इस तरह cos 4x को हम cos स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। यहाँ पर देखें, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, मजीद इसको थोड़ा सा लिखने का हम फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं, ओरिजिनल इक्वेशन सेम वैसे ही रहेगी, साइन स्क्वायर x ओवर cos स्क्वायर x, और दूसरा cos स्क्वायर x है उसको हमने ऐसे लिख दिया 1 ओवर cos स्क्वायर x। अब अगर आप देखें तो इन तीनों फंक्शंस में कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर देखें cos 4x को हमने cos स्क्वायर x लिखा और इसको ऐसे लिख दिया 1/cos स्क्वायर x। अब न्यूमरेटर वाली वैल्यूज यानी ऊपर वाली वैल्यूज जब मल्टीप्लाई होंगी sin स्क्वायर x इंटू 1 तो ये हमारे पास sin स्क्वायर x ही आ जाता है, और cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई होके cos 4x ही दे देता है। सिर्फ हमने इसको लिखने का थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया है, अदरवाइज ये ओरिजिनल इक्वेशन की तरह से ही है, और ऐसा हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या इजी करने के लिए किया है। अब हमें पता है कि tan थीटा या tan x हमारे पास किसके इक्वल होता है, sin x ओवर cos x के इक्वल होता है, यानी sin ओवर cos की वैल्यू tan के इक्वल होती है। तो यहाँ sin स्क्वायर x ओवर cos स्क्वायर x को हम tan स्क्वायर x लिख सकते हैं, इक्वल टू tan स्क्वायर x, और cos रेसिप्रोकल होता है हमारे पास सेकेंड का, यानी 1/cos x हमारे पास होता है सेकेंड x के इक्वल, तो 1/cos स्क्वायर x को हम सेकेंड स्क्वायर x लिख सकते हैं। इस तरह की शेप देने से अब हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है। अब हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि अगर फंक्शन के ऊपर कोई पावर हो और साथ उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे तो हम क्या करते हैं, इसकी पावर में प्लस कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी n+1 लिख देंगे। तो इस फार्मूले को अब हम यहाँ अप्लाई करते हैं, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव हमारे पास सेकेंड स्क्वायर x होता है, डेरिवेटिव ऑफ tan x सेकेंड स्क्वायर x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan x की पावर में हम tan x की पावर में पावर 2 में हम यहाँ 1 प्लस कर देंगे, और डिनोमिनेटर में भी क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे, और प्लस साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास tan x का डेरिवेटिव होता है
सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो फंक्शन और साथ उसका डेरिवेटिव पूरा हो गया। तो फंक्शन की पावर में हमने ऊपर भी एक प्लस कर दिया और डिनोमिनेटर में भी एक प्लस कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर? तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 क्यूब x बाय 3 प्लस c। ये हमारे पास इसका क्या है? आंसर बन जाएगा।